आज हम जानेंगे कि दिल के खतरात आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं और कौन सी आदत नौजवानों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी छोटी तब्दीलियां दिल की हिफाजत में मौसर साबित हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एजाज खरल साहब। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब हमें ये बता दें सबसे पहले कि सर्दियों में दिल के दौरे की शरह आखिर बढ़ क्यों जाती है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये मौसम के तनासुब से एक बड़ा अहम क्वेश्चन भी है और एक अवामी फलाह के लिए और उनकी अवेयरनेस के लिहाज से भी एक अहम टॉपिक है। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि सर्दियों के दिनों में जो दिल के अटैक हैं या वो लोग जो दिल की मर्ज़ में पहले से मुब्तला हैं उनके हार्ट के फेल होने के चांसेस या उनको री अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इसकी रीज़न को देखा जाए, जांचा जाए, तो ये मेन फैक्टर जो एक बड़ा सीधा सादा सा है कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपोजर होता है किसी भी बंदे का, वो ड्यू टू आप बाहर ठंडी हवा में चले जाएं, आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी हवा पड़ रही है, या समटाइम लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि वो बाथ लेने गए हैं और ठंडा पानी यूज़ कर लिया। समटाइम अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त बुजुर्ग उठते हैं तो वो ठंडे पानी से वज़ू कर लेते हैं, तो उनको अटैक होता है या समटाइम उनका दिल फेल हो जाता है ऑल एंड सडन। तो एक्चुअली प्रोसेस ये होता है कि जब एक्सट्रीम कोल्ड या टेम्परेचर होता है ठंड वाला, तो बॉडी की तमाम एनर्जी रिजर्व होनी होती है, तो वेसल स्क्वीज होती है या जिसको हम कह सकते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है मेडिकल टर्म में। तो उसके रिस्पॉन्स में फिर हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और ऑलरेडी अगर वीक हार्ट है या जिसमें दिल का मसला है तो वो फिर फेलियर में चला जाता है या फिर अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमारे सेगमेंट में भी यही था कि गर्म पानी से नहाने का हम जो जिक्र कर रहे थे, तो सर्दियों में मामूली तौर पर हम देखें तो अमूमी तौर पर तो हमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए शावर। बिल्कुल। जो हॉट या उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी अगर पानी इस्तेमाल कर लें तो वो बेटर है। उसका एक तो सूदिंग इफेक्ट है बॉडी पे भी, स्किन पे भी, और जब एक्सट्रीम कोल्ड है और ऑलरेडी बॉडी जो इस मोड पे गई होती है कि एनर्जी को रिजर्व करे, तो जब आप ठंडा पानी लेते हैं तो वेसल और स्क्वीज होती हैं, तो उससे बंदे को फिजिकली ठंड तो लगी नहीं लेकिन दिल के मसाइल और बाकी मामलात भी खराब होते हैं। ये तो क्लैरिटी आ गई इसमें। सर ये बताइएगा कि 40 साल से कम उम्र अफराद में हार्ट अटैक के बढ़ते हुए रुझानात जो हैं ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, इसकी क्या वजूहात? बिल्कुल, इसमें अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए तो उसमें ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया और ये एक अलमिया भी है। मैं समझता हूँ एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। वजूहात की अगर बात करें तो जो अपेरेंटली चीज़ें नज़र आती है, जो हमारा लाइफस्टाइल बड़ा रैपिडली चेंज हुआ है ओवर द लास्ट डेकेड, उसमें जो एक तो आपकी लाइफस्टाइल में से एक्टिविटी आउट हो गई है ना, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल गेम्स, इन तमाम चीज़ों का हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत कम हम देखने को मिलती हैं। हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं, लोग घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल है, स्क्रीन्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा माइल हैं एज़ कम्पेयर टू के आउटडोर गेम्स करें या कोई फिजिकली अपने आप को इंगेज रखें। सेकंड चीज़ जो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारी डाइट में बड़ा चेंज आया है। एक नेचुरल और ऑर्गेनिक चेंज जो फूड थी उससे हम स्विच हुए हैं फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ, और इसके साथ साथ फिर सिगरेट नोशी और बाकी जो चीज़ें हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। इन तमाम चीज़ों ने ये चीज़ें एग्रेवेट की हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बड़ा हो गया। लोगों का स्लीप पैटर्न बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लोग स्ट्रेस अप हैं, पूरी नींद नहीं होती, पीसफुल स्लीप नहीं होती। ये सारे फैक्टर ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दिल के मसाइल को बढ़ाने में। इससे क्लॉट बनने की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से यंग लोग अक्सर अटैक के साथ आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एपोलिपोप्रोटीन बी ये क्या है, इसका लेवल कितना होना चाहिए और ये दिल की सेहत के लिए कितना हम समझा जाता है? मेरे ख्याल से ये एक एडवांस चीज़ आप लोगों ने रख ली है, लेकिन दुनिया अब इस पे जा रही है। हम तो अभी शायद बेसिक्स, ये कोलेस्ट्रॉल का एक पार्टिकल है। कोलेस्ट्रॉल की डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, उनमें से एक ये पार्टिकल है। तो जिसको इब्तदाई तौर पे हम अक्सर ये देखते हैं कि डॉक्टर साहब जी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ना करा लें, तो कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल होता है लेकिन ये ख़राब होता है, ये इसके लेवल्स बॉडी में बढ़े हुए। अच्छा। तो ये वो एक फैक्टर है जो कि आने वाले दिनों में दिल की अटैक या दिल की शरियानों में ब्लॉकेज की एक बड़ी वजह है। तो इसको आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरनेशनली या जो कुछ हमारे एडवांस कंट्रीज हैं वो तो इसी मार्कर को ही पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस बंदे में दिल के मसाइल पैदा होने का खदशा ज़्यादा है। तो बशर्ते के लिपिड प्रोफाइल भी एक फैक्टर है, लेकिन लिपिड प्रोफाइल अगर नॉर्मल भी हैं तो अगर ये फैक्टर बढ़ रहा है तो इट मीन्स के वो पर्सन, वो शख्सियत प्रोन है दिल के मसाइल की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लिपोप्रोटीन ए है, ये साउथ एशिया के अंदर जो लोग बसते हैं
इनके अंदर ही क्यों ज़्यादा पाया जाता है और इसका ख़तरे से क्या ताल्लुक? बिल्कुल, ये जो चीज़ है, हम एशिया की बात करते हैं तो उसमें कुछ जेनेटिक्स वेरिएशन भी हुई हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, और इसी वजह से डायबिटीज़ की रेशो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स का जो मामला है, कुछ हार्मोनल वेरिएशन होती है। ये प्रोटीन्स, ये जो लिपोप्रोटीन है, ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल हैं उनके बनने के एक प्रोसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो उसकी लिवर से या जिगर से उसकी सिंथेसिस है, उसको ये तेज़ करती हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो प्रोटीन के साथ कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बनता है। तो एक्चुअली ये कुछ कह लें जेनेटिक्स वेरिएशन है, जो कि एनवायरमेंटल भी हो सकती है, या इस खित्ते की एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गई है कि हमारे इलाके में या हमारे इस एरिया में, दुनिया के, ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, HbA1c अगर हम देखें, उसका लेवल अगर बढ़ रहा हो तो वो कितना कनेक्टेड है दिल के दौरे के लिए? ऐसे ही हमने बात की कि ये जो हमारा एशिया का इलाका है दुनिया में, इसमें ये दो चीज़ें बड़ी बढ़ रही हैं, शुगर के मसाइल, और डेफिनेटली शुगर को मेजर करने का जो एक टूल है या एक ब्लड टेस्ट है, उसको HbA1c कहते हैं, जो कि एक बेस्ट या बेटर प्रिडिक्टर है कि आपकी डायबिटीज़ के क्या लेवल्स हैं, वो कंट्रोल है नहीं है, या पैदा हो रही है या नहीं हो रही जी। तो इसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी ज़रूर है। अगर लेवल्स 9 का हम कट ऑफ लेते हैं, अगर 9 से ऊपर है तो इट मीन्स कि उस बंदे की एक तो शुगर कंट्रोल नहीं है, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन भी आने वाली है। तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं लेकिन उनको अभी दिल का कोई भी मर्ज लाहिक नहीं है, तो वो मोहतात हो जाएं और इसके लेवल्स को 7 या बिलो 7 लेके आएं, फिर उनके चांसेस हैं कि उनको कॉम्प्लिकेशन, गुर्दे के मसाइल या दिल के मसाइल नहीं होंगे। अदरवाइज फिर ज़्यादा रिस्क है कि उनको आने वाले दिनों में दिल और गुर्दे ज़रूर। डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने अहम हिदायत दी हैं। हम मज़ीद यही जानना चाहेंगे कि जो लोग अर्ली स्टेज पे हैं या कोई इस तरह की चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं, तो दिल के दौरे की फौरी तौर पर अगर देखना हो उन्होंने और आइडेंटिफाई करना हो, डायग्नोस करना हो कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही होती है, आपको बता रही होती है? सिम्टम्स में देखें, सबसे पहले हम दर्द का अक्सर कहते हैं, कोई एक टिपिकल कार्डिक पेन जो सीने में दर्द होता है, वो तो हर बंदे में, इंडिविजुअल में नहीं होता। उससे पहले जो अर्ली सिम्टम्स आती है उसमें सांस का फूलना है। और सांस का फूलना भी ऐसे है कि आप नेचुरल जो रूटीन की एक्टिविटी है, नॉर्मल घर में चलना फिरना, 1 फ्लोर स्टेयर्स चढ़ के जा रहे हैं और बंदा ऊपर स्टेयर्स जाने तक ही ऐसे कहता है जैसे मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, थोड़ा सा चल के भी लोगों को, ये अर्ली सिम्टम्स हैं। फिर उसके साथ साथ कुछ फैमिली प्रीडिस्पोजिशन है, कुछ फैमिली हिस्ट्री में होता है कि यंग एज में दिल के मसाइल हो रहे हैं या शुगर हो गई है अर्ली एज में, तो उन लोगों को अगर ये अलामत है तो फिर इसका फौरी सद्देबाब करें, चेकअप करवाएं। उसके लिए कुछ टेस्ट्स हैं, जिस तरह हमने ये कोलेस्ट्रॉल्स की बात की, HbA1c की बात की, इसके साथ साथ ETT एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो किसी हद तक इसको पिक करता है, या फिर अब मजीद मोडेलिटीज ऐड हो गई हैं, CT एंजियोग्राफी होता है, उस पर हम पिक कर सकते हैं जी। तो उन डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ में ज़रा और वाजे कर दीजिएगा कि जिनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है, और आजकल हर तीसरे चौथे शख्स को हम देख रहे होते हैं कि ये मसले हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आई या थोड़ा सा भी वॉक करे तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास उसे जाना चाहिए, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे होते हैं, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ECG करवानी चाहिए, क्या करना चाहिए? इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, चीज़ें ओवरलैप बहुत करती हैं। डेफिनेटली जब सांस ख़राब होता है तो पहली इंडिकेशन ये है कि शायद छाती ख़राब है और आप डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन मेजॉरिटी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं चेस्ट बिल्कुल क्लियर होती है, कोई छाती ख़राब नहीं है, कोई नमूनिया नहीं है, कोई TB के असरात नहीं है, या इवन बंदा स्मोकर भी नहीं है, तो फिर सांस क्यों इतना फूल रहा है? तीसरा एक फैक्टर जो कि हो सकता है खून की कमी है, जो कि हमारी फीमेल पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। हम पहले उन चीज़ों को तो रूल आउट कर लेते हैं कि कोई ऐसी रिवर्सिबल कॉज तो नहीं है कि खून कम है तो उससे सांस फूलेगा, उसको ठीक कर लें। उसके बाद भी अगर फूल रहा है तो फिर उसमें एक कार्डिक हम उसको सिम्टम जरूर लेते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। और अगर एक प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ये कंप्लेंट आएगी तो वो उसको बातों से ही जज कर लेगा कि ये कार्डिक है या नॉन कार्डिक लग रही है। और ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जब थोड़ी सी भी हरकत करते हैं तो भी सांस फूल, ये एक बॉडी की एक्लिमेटाइजेशन तो है कि आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में और आप पहले दिन ही आधा घंटा वॉक या एक्सरसाइज हैवी कर लेंगे तो फिर तो सांस फूलेगा, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप स्लोली उसको अपग्रेड करें। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अपनी रूटीन की एक्टिविटी में भी उनको लग रहा होता है कि उनके लिए मुश्किल हो रही है। सही। तो उस सूरत में जरूर उनको... अच्छा, तभी डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि सर्दियों में खास तौर पे देखें अक्सर ऐसा होता है लोग सोते हैं और रात में सोते सोते उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो क्योंकि बंद कमरे होते हैं, हीटर का इस्तेमाल भी सर्दियों में ज़्यादा होता है, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं? सर्दियों में ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है
कि हम मोस्टली जो हीटर यूज़ कर रहे होते हैं जी। ना, खासकर वो जो फ्लेम वाले हैं, जी उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। जी ऑक्सीजन कंज्यूम होने से रूम का अगर खिड़कियां सब कुछ विंडोज बंद है, कोई और सोर्स नहीं है, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए, और वो लोग जो ऑलरेडी प्रोन हैं या जिनको कार्डिक इशू है या उनके फेफड़े के इश्यूज हैं, तो जब ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हैं और वो नॉर्मल रूम एयर पे भी उनके लिए ऑक्सीजन के लेवल्स कम है, तो वो फिर उनको रिस्क बढ़ जाता है। सही। वो फिर अटैक या ये चीज़ें, सांस के मसाइल और दिल का फेल होना, ये अच्छा डेफिनेटली डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जिन लोगों को ये सांस चढ़ जाता है या फिर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा उनकी तेज़ हो जाती है, कोई एक्टिविटी करने की आदत नहीं है, लेकिन जब वो करते हैं तो फिर इस तरह से होता है, तो क्या असर तरीक़ेकार है? क्या जो फिर उनकी इंडिकेशंस हैं, क्या वो अगर वो अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें रेगुलरली, ऐड कर लें, लाइफस्टाइल चेंज कर लें, वो बेहतर हो सकती है? या फिर ये कोई डॉक्टर ही है जो कि मेडिसिन के जरिए, या फिर और कोई तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे इसमें? आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मोस्टली हम जो एथलीट्स का हार्ट रेट एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन देखें, तो वो बेस लाइन अगर हम बैठे हुए हैं एक रेस्ट पे, तो उनका आम बंदे से कम होता है। रीज़न कि उनकी बॉडी यूज टू हुई होती है, जब वो स्ट्रेस में, एक्सरसाइज में या अपनी किसी भी गेम में जाते हैं, तो उस वक्त हार्ट रेट अचीव होता है, लेकिन उनका रेस्टिंग हार्ट रेट बिलो 60-50s में रहता है। अच्छा, तो इसलिए ये एक अहम पैरामीटर है, टूल है कि आप अपना रूटीन में हाई हार्ट रेट रह रहा है, और अक्सर लोग पैल्पिटेशन की कंप्लेंट करते हैं, तो उनको हम ये बताते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज में आ जाओ, सही। आपका ये बेस लाइन जो हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट है, ये नॉर्मल होना शुरू, ये नॉर्मल से नीचे आना शुरू हो जाए। ओके। तो विदाउट मेडिकेशन भी बहुत सारी चीजें सोल्यूशन होता है, लेकिन हम शायद उसको अडहेयर नहीं करना चाहते, उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते, अपने आप को रिलेक्टेंट है, लाइफ स्टाइल बिजी है, स्केड्यूल ऐसा है, लेकिन अगर किया जाए तो दवाइयों के अलावा भी हल है। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब आपके वक्त का। जी